Point number 2. On acquisition date, carrying value of subsidiary assets was equal to the fair value. ये जो लाइनें मैं आपको ब्रैकेट में लगवा रहा हूँ, ये लाइनें मैंने आपको समझानी है इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को, ईद के बाद। ये इन लाइनों का कोई इम्पैक्ट नहीं होना। यार अब इधर उधर की बातें ना करें, मैंने सवाल को क्लोज करना है। ऑन एक्विजिशन डेट पे जिस दिन हमने सब्सिडरी को ख़रीदा है, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। ब्रैकेट वाली बातें इंशाल्लाह मंडे की क्लास में। द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स वाज इक्वल टू द बुक वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज कहाँ से आ गई? हमें तो फेयर वैल्यू अवेलेबल होती थी। हुज फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज वाज इतने हैं जितने, एंड कैरिंग अमाउंट वाज इतने, एंड द रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग वाज 10 years। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 8। अब हमने दो काम करने हैं। पहले हम फर्स्ट स्टेप के तौर पर हम एक काम करेंगे। वो क्या काम होगा? वो काम होगा हम जो है वो सबसे पहले इसको रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट से गुजारेंगे। फिर सेकंड स्टेप के तौर पर हम इसको इम्पेयरमेंट लॉस से नहीं गुजारेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हो सकता है लॉस आए, हो सकता है लॉस ना आए। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट से पहले मैं गुजारने लगा हूँ। ये पुरानी एडजस्टमेंट है, मशहूर ज़माना, इसमें आप रिलैक्स हो जाएं। बीवी को कंपेयर करें फेयर वैल्यू से, बीवी को कंपेयर करें फेयर वैल्यू। 3 अमाउंट्स अवेलेबल हैं। बीवी ढूंढे दीवाना वार, बीवी मिल गई कितनी? 120, और फेयर वैल्यू 100। ये ऐसा डेटा पहली दफ़ा आया। बीवी फेयर वैल्यू, ओए रीवैल्यूएशन लॉस कितना? 20 का। इसकी एंट्री बताएं। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और पीपी क्रेडिट कितने से? 20 से। डेप्रिसिएशन की भी एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एंट्री में कर देता हूं दोबारा, एंट्री की टेंशन छोड़ें। अगला काम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। ये जो आपकी फेयर वैल्यू होगी ना, आप ये इस वक्त आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि अब आपने रीवैल्यू कर लिया, तो इट इज रिवाइज वाली बीवी, इट इज रिवाइज वाली बीवी बिकॉज इट इज एट फेयर वैल्यू नाउ। अच्छा, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट होगा कैरिंग अमाउंट, ऑब्वियसली रिवाइज्ड वाली कैरिंग अमाउंट, ऑब्वियसली पहले काम करने का यही तो फायदा हुआ है, कैरिंग अमाउंट रिवाइज कर लिए। रिवाइज वाली कैरिंग अमाउंट विल बी कंपेयर्ड विद रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, ना वो रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। व्हाट इज रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट? सवाल में जरा जाके चाती मारें। व्हाट इज फेयर वैल्यू? सवाल में 100। व्हाट इज कॉस्ट टू सेल? होती तो लेते। व्हाट इज वैल्यू इन यूज? व्हाट इज हायर? व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस? पोस्ट द इंपेयरमेंट लॉस कितना? पास टू जनरल एंट्रीज। नंबर 1, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट with 20 and PP credit with 20. Impairment loss in working 1
इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी क्रेडिट कितने से? 0 से। जी क्या डेप्रिसिएशन की कर देता हूँ मैं एंट्री, डेप्रिसिएशन की भी अलग करता हूँ। पहले जो नया कटा खुला हुआ है इसको तो देख लें, जो इंपेयरमेंट लॉस वाला मसला। कितनी फिगर से खेलना है? 3। नई फिगर कौन सी है आज? वैल्यू इन यूज। इधर देख लें एक मिनट सारे, कि जो आप लोग ने ऐसी एकदम शक्ल बना लेते हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है इसको दोबारा रिवाइज करके बता दूं। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट करवाएं जी। पहले मशहूर ज़माना, किसको किससे कंपेयर करना है? बुक वैल्यू को क्या आ गया? रिवैल्यूएशन लॉस कितना? 20। सबर सबर सबर, तरतीब से, बिल्कुल तरतीब देखें। इसका नाम मैं फेयर वैल्यू का क्या रख दूं? रिवाइज बुक वैल्यू। रिवाइज बुक वैल्यू। अब कौन सा टेस्ट लगाऊं? इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या होता है? कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं किसके साथ? रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस और वैल्यू इन यूज। व्हाट इज रिवाइज कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? व्हाट इज वैल्यू इन यूज गिवन इन क्वेश्चन? 140। व्हाट इज हायर? हाउ मच एसेट इज impaired? Book the impairment loss please. नाउ खेलना होता है डिफरेंसेस से जी। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट कितने से? और इसकी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। चलें जी, बंद करो रिकॉर्डिंग, माइक भी। हाँ, इसको वर्किंग 8.1 कर दो, इसी के नीचे शो कर दो, जैसे मर्जी शो कर दो। इतने तो बड़े हो गए, जैसे भी शो करना है कर दो। लेकिन ऊपर जो 2 बातें लिखी हैं वो याद रखनी है। पहले कौन सा स्टेप करना है और फिर अब अगली एंट्री मशहूर ज़माना डेप्रिसिएशन की है। ओवरऑल पीपी कितने से कम हुआ है? 20 + 0 से। 20 + 0 बोले ना, 20 से भी कम हुआ है, 0 से भी कम हुआ है। कल कल को 0 की जगह 1 आ जाए तो फिर आपने मेरे थर में डंडा मारना है। तो ओवरऑल पीपी कितने से कम हुआ है? 20 से भी और 0 से भी, यानी ओवरऑल 20 से पीपी कम हुआ है। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होती है। अच्छा, ये जो लॉसेस होते हैं ना, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन, इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन, ये कभी भी P&L में आपने नहीं लेके जाने। ये असल में वर्किंग वन टाइप चीज़ें होती हैं, ये P&L टाइप चीज़ें नहीं होती। और ये अंदर की बात आपको बताऊं, इस आरी को हिट करके खा रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस आरी को, प्री आरी को। तो इनको कभी P&L में नहीं लेके जाना होता। साथ साथ इसलिए हम याद रखने के लिए क्या लिखते हैं? वर्किंग वन। एक्यूजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स कहां जाती हैं? वर्किंग वन। P&L में नहीं जाती ना, SRE में कहीं नहीं जाती। एक्विजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स वर्किंग वन। हाँ, एक्विजिशन के बाद अब कितना अरसा हो गया हमारा एसेट इस्तेमाल करते हुए, वो जरा मुझे चाती मार के बता दें। एक्विजिशन डेट के बाद कितने अरसे से हम एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं? तो 10 साल इसकी लाइफ है, हमें इस्तेमाल करते हुए कितना अरसा हो गया? 11 माह। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री में शूरे ज़माना जरा मुझे करवाएं आप, खुल खुला के इकट्ठी कर देते हैं सारी। डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होगी। डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री 20 + 0। 20 + 0, 20 + 0 से एसेट कम हुआ है तो इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय इंटू 11/12, 5 पॉइंट। करले कुरले वाला चक्कर नहीं रखा हुआ आज मैंने।
अच्छा जी, ये एसेट किसका है? डेप्रिसिएशन आप परा हो, परा मैं जाऊं 1.8 के पास, चली जाए आप 1.8 के पास। कौन आ रहा है जिसने मुझे हटाया है? एसआरई आ रहा है। 3 एंट्रियां पोस्ट करवा दे मुझे, 3 एंट्रियां। हाँ, अगर लॉस आ जाए तो उसकी भी डेप्शन इसी तरह, कोई मसला नहीं। अगर इधर 1 रुपया आ जाता तो 20 जमा 1, 21 से एसेट कम हुआ, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाती, गेन आ जाता तो जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, इंपेयरमेंट क्या? हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन एक्विजिशन डेट से हम करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चाहे रिवैल्यूएशन हो चाहे इंपेयरमेंट हो, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट हमने ये एडजस्टमेंट करनी होती है। तो एक्विजिशन डेट कौन सी है? ऑन एक्विजिशन डेट ये मसले आए हैं, तो इसका मतलब है ऑन एक्विजिशन डेट है 1 अगस्त, हमारी बैलेंस शीट डेट है 30 जून, तो 11 महीने से ये मसला चल रहा है डेप्रिसिएशन का। एसेट कितने से कम हुआ? एसेट कितने से कम हुआ? टोटल कितने से कम हुआ? 20 से। एसेट कम होगा तो डेप्रिसिएशन होंट लाइन, एसेट कम होगा तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री पीपी डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो कुतुब जल्दी बैठ जाओ, पर डेप्रिसिएशन की हमने एंट्री की है, ये 3 एंट्रीज पोस्ट करवा दें। रिवैल्यूएशन लॉस, डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। इम्पेयरमेंट लॉस, डेबिट, पीपी क्रेडिट। वैसे शायद ये पेपर में आप ना भी पोस्ट करें तो वो पनिश नहीं करेगा आपको। हाँ जी, 0 की एंट्री। कुतुब भाई आप गए थे, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन क्या होती है? कम। डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री पीपी डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 1.8 पीपी में डेबिट, एसआरई में क्रेडिट। आपको याद है मैंने कल कहा था डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस इधर आती है, तो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन लॉस इधर आती है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन की रिवर्सल वैसे भी छोड़े, एसआरई क्रेडिट हो रहा है, बस बात खत्म। पीपी डेबिट, एसआरई क्रेडिट। होली होली आप लोग आज एडजस्टमेंट्स करा रहे हैं, वैसे पार्क कराएं जल्दी। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट अब हमने डाली है, बड़ी मज़े की। ऑन 1 अक्टूबर 15, आपको पता है जब कोई एसेट बिकता था तो बुक वैल्यू भी दी होती थी और कितने का बेचा पेरेंट ने सब्सिडरी को, ये भी दिया होता था। आज देखें, ऑन 1 अक्टूबर 15 पी सोलडा मशीन टू एस फॉर 24, 1 अक्टूबर 15 हमारे साल बेचा ना। व्हाट इज द डेट ऑफ सेल? ऑपाइजन डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर 15। व्हाट इज कंसोलिडेशन डेट? आप बता दें किस दिन बेचा? 1 अक्टूबर 15 को। हमारा ईयर एंड, उंगलियां, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ से बिका हुआ है और दूसरा बंदा शायद महंगा डेप्रिशिएट कर रहा हो। डन। अच्छा, द मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 13। एक मिनट, ये क्या लाइन नहीं आ गई? द मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 13। एक्सेलेंट। पी आज बेच रहा है, कल कभी इसने खरीदी थी।
बीवी नहीं दे रहा, कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज दे रहा है, बड़ा तेज निकला। बुक वैल्यू नहीं दे रहा। और भाईजान अगर पी आज एस को बेच रहा है तो पी ने कभी ना कभी अपने लिए भी तो खरीदी होगी ना। बीवी नहीं दे रहा। आज हमें आदत पड़ी हुई है बीवी और सेल प्राइस का डिफरेंस लेके गेन लॉस निकालने की, और टी काउंट बनाते हैं डिस्पोजल का। बारों बार चलो छिक छिक चलो भाई उस्ताद जी अगली गड्डी चलो। तो द मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन यकम अक्टूबर 13 ऑन द डेट ऑफ परचेज एक्विजिशन से मिलाते हैं, मशीन की परचेज है। ऑन द डेट ऑफ परचेज मतलब लिखे इसका, ऑन द डेट ऑफ परचेज द मशीन was assessed having a useful life of, उस वक्त इसकी लाइफ 10 साल थी जब खरीदी थी। एंड दैट हैज नॉट चेंज, और अंदाजा अभी तक सही है कि इसकी टोटल लाइफ 10 ही है। आगे छोड़ें। अब यार मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं। इस एक्विजिशन से कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ बच्चे इसको डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी समझे थे, ये डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन है। और कभी कभी ऐसा लफ्ज़ आ जाता है, मैं क्या करूं इसका, मेरे पास कोई हल नहीं। तो ये डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी नहीं है। चलें, ऑन यकम अक्टूबर 15 हमारे साल में शोहर ने बीवी को 24 रुपए की मशीन बेची। शोहर बैठा होता कमरे में, बीवी किचन में। शोहर ने बीवी को किचन में मशीन बेच दी 24 रुपए की। द मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन यकम अक्टूबर 13 फॉर 26। शोहर ने कभी ना कभी तो कमरे में अपने लिए भी खरीदी होगी ना, शायद एसी हो, आप बीवी को किचन में लगा के दे रहा हो 2 साल बाद। तो शोहर ने बीवी को किस दिन बेचा? यकम अक्टूबर 15 को। कितने का? क्या कभी शोहर ने अपने लिए भी खरीदा होगा? तो पड़ा होगा तो ही बेचा ना, पड़ी हुई चीज ही बेची जा सकती है। तो शोहर ने अपने लिए कब खरीदा था? ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ एस नहीं लिखा हुआ, सब्सिडरी नहीं, तो परचेज ऑफ एसेट। ऑन द डेट ऑफ परचेज द मशीन, जिस दिन मशीन खरीदी थी उस दिन इसकी लाइफ शोहर के लिए कितने साल थी? 10 साल। अभी आप एक काम कर दें, मुझे सिर्फ आप बीवी निकाल के दे दें ऑफ, बीवी मिसिंग है, बीवी को कौन सी? फिक्स्ड एसेट की बीवी मिसिंग है। आज हम एसेट को हेल्प करेंगे उसकी बीवी ढूंढने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करें। वर्किंग 9, डिस्पोजल अकाउंट। कौन डिस्पोज कर रहा है? पेरेंट। पी टू एस है। अच्छा, पी ने कितने का खरीदा था? 26 का। अगर मैं इसको डिवाइड 26 तो कॉस्ट होगी ना, इसमें से माइनस करनी पड़ेगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बीवी आ जाएगी। 26 का शोहर ने खरीदा माइनस 26 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितने सालों की डेप्रिसिएशन आएगी? 1 साल की। मुझे जरा देखें कितना अरसा हो गया पेरेंट को इस्तेमाल करते हुए? 2 साल हो गए हैं पेरेंट को इस्तेमाल करते हुए। पेरेंट अपनी सेपरेट किताबों में, पेरेंट ने असल में ना यकम अक्टूबर 13 को अपने कमरे के लिए एसी खरीदा था। 2 साल जब इस्तेमाल होकर फारग हो गया ना, तो अब इसने यकम अक्टूबर 15 को किसको बेच दिया है? बीवी को। अल्लाह पूछे 26 डिवाइड बाय 10, 1 साल की डेप्रिसिएशन, ज़रब बीवी। आज तूने बहुत टफ टाइम दिया है। अब बीवी की कदर हुई, पहले इजीली अवेलेबल होती थी। रियली बीवी gave us a tough time today because बीवी was not given. We have to search, ढूंढ, calculate. ओके अच्छा, अगली बात, कितने की बेची? 24 की। कितने की बेची? आए ओए, बीवी ने अभी तक पैसे नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बीवी ने भेज दिए शोहर को मिले नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा अभी बीवी ने पैसे नहीं दिए तो बीवी के लिए पेएबल हैं ये, शोहर को पैसे नहीं मिले, शोहर के लिए रिसीवेबल हैं ये। इसका मतलब ये होगा कि बीवी के लिए ये पैसे पेएबल हैं और शोहर के लिए ये पैसे, however payment is not been made by S। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ however payment has been made by S but not received by P।
इन ट्रांजिट वाली साइन ना सोचिएगा। हाउएवर नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय एस, मतलब लिखें मींस 24 इज पेएबल। 24 कहां से आ गया? जितने की मशीन बिकी है सेल प्राइस, मींस 24 इज पेएबल इन एस बुक्स, मींस 24 इज पेएबल इन एस बुक्स, बड़ा बड़ा करके लिखें फुल स्टॉप के आगे, मींस 24 इज पेएबल इन एस बुक्स एंड excellent and 24 is receivable in P books and 24 is receivable in P books। रिसीवेबल पेबल तो बराबर होगा ना, 24 रुपए की बेची है, जिसने बेच दी उसके लिए ये पैसे क्या होंगे? रिसीवेबल, और जिसने खरीदी है उसके लिए मींस 24 दोनों किताबों में। अच्छा, वो जो गेन लॉस उल्टाना है ना, वो उल्टाना ही उल्टाना है। आज हमने एक और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करनी है इस सवाल में, एक और, ये लाइन पहली दफा आई है, नए आए हो लिख सकते हैं आप, ये लाइन पहली दफा आई है। और फिर हम क्या करेंगे, आज एक और काम करेंगे, एक की किताबों में रिसीवेबल कैंसिल करेंगे और दूसरे की किताबों में बिल्कुल नई लाइन आई है, ये वॉशिंग मशीन से धुल के बिल्कुल नई लाइन आई है। ऐसी लाइन अगर कभी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री के साथ क्लब होके आ जाए तो पुराना काम तो करना ही करना है, गेन लॉस उल्टाने वाला, एक और काम भी करना है। अच्छा नहीं प्लीज, इधर मैं कैश लिखूं या ये आज रिसीवेबल है अभी तक? तो वो आपके समझने के लिए मैंने कैश काट के लिख दिया, कैश नहीं है, नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? बट इट डजंट मीन कि गेन पे कोई फर्क पड़ेगा। गेन लॉस तो वही रहेगा ना यार, गेन पे क्या फर्क पड़ना है, मिल जाए पैसे या मिलेबल हो, गेन लॉस तो उतना ही रहेगा। गेन लॉस निकालें कितने, क्या है गेन? 3.2। बताएं जी मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट, ग्रॉस गेन लेस करें इसमें से डेप्रिसिएशन। गेन से खेलना है इस टॉपिक में, गेन से, सरप्लस से, इन चीज़ों से खेलना है। एक्सेलेंट, डिवाइडेड बाय 8। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज 8? जब शोहर ने अपने लिए ये एसी खरीदा था तो कितने का था? ऑन द डेट ऑफ परचेज द मशीन वॉज हैविंग अ लाइफ ऑफ 10, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ वॉज 10, रिमेनिंग नहीं। एंड वो अंदाजा अभी तक यही है कि टोटल लाइफ 10 साल ही है। मुझे लगता है ये 1 अक्टूबर 23 में एसेट चीख मार के मर जाएगा, ऐसा ही है ना? लेकिन जब मैंने खरीद लिया, बीवी ने खरीद लिया किचन में, तो वो तो 10 साल नहीं चला सकेगी। सोचें, 2 साल शोर मंड के चला चुके इसको, बीवी कितने साल चलाएगी बेचारी? अब रिमेनिंग लाइफ इसलिए आज मिसिंग है सवाल में क्योंकि ओरिजिनल लाइफ दी हुई है। आज तो सवाल ऑल टुगेदर जज्बात बदल गए, ऐसा साथ बदल गए, सवाल ने पता नहीं क्या कर दिया हमारे साथ। सवाल ने बीवी दी है या कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज? जल्दी बोलें, सवाल ने बीवी दी है बिके हुए एसेट की या कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज? कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज दी सवाल ने, सवाल बदल गया। जब कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज दी तो लाइफ भी ओरिजिनल दे दी, और हमें कौन सी चाहिए होती है? लेकिन शोहर तो अपनी किताबों में ओरिजिनल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहा था ना। शोहर तो अपनी किताबों में ओरिजिनल लाइफ पे डेप्रिशिएट, उसको तो नहीं पता था कि 2 साल बाद ये मेरी बीवी बननी है और मैं इसे एसेट बेचूंगा। उसको तो नहीं ये बात पता थी, उसने तो अभी ताज़ा ताज़ा जो है वो शादी की है 1 अगस्त को मेरे ख्याल से। तो 2 साल इसने चलाया एसेट को, शोहर ने खुद डिवाइड बाय 10 करके। लेकिन अब बीवी के पास जब आ गया तो बीवी के पास कितनी लाइफ रहेगी इसकी? 8 साल। लेकिन 8 साल से डिवाइड करेंगे वो तो 1 साल की डिडक्शन आएगी ना। मुझे आप डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट बताएं। 1 अक्टूबर, ये 9 मंथ्स मैंने आपको शुरू में निकलवा दिए थे एडजस्टमेंट पढ़ते ही। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब्सिडरी कितने अरसे से इस एसेट को इस्तेमाल कर रही है? 1 अक्टूबर से। डेट ऑफ सेल से लेके कंसोलिडेशन डेट तक बताएं। 9/12, 0 पॉइंट कितना? इसकी एंट्री थोड़ी सी इधर करके कर लेता हूं क्योंकि उधर करके मैंने P&L की करवानी है। इधर करके कोई एंट्री सोचें जरा मजे की। CRA डेबिट, छा गए हो यार क्योंकि P ने बेचा है।
और पीपी क्रेडिट। एक लाइन और लिखी हुई थी, वो मैं इंशाल्लाह भी पढ़ दूंगा, वो मैंने कटवाई है आपको। सो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिए हुए थी। ये डेप्रिसिएशन बस याद रखिएगा, इसमें दो एहतियातें, डिवाइड ऊपर क्या रखते हैं गेन या लॉस, नीचे क्या रखते हैं रिमेनिंग लाइफ, इधर क्या रखते हैं डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट टिल बैलेंस शीट डेट। और ये तो मेरे भाई वो अकाउंटिंग की बेसिक इंट्रो की क्लास थी, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बीवी। तू आज मिस थी, तूने बड़ा तंग किया और आगे फिर स्यापे भी डाले इसने अपने। अच्छा जी, पहले तरह ये एंट्री करवा दें, सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। बोलें सीआरई डेबिट 2.9। आखिरी दफा पढ़ लें जरा एडजस्टमेंट। हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले पेरेंट ने सब्सिडरी को मशीन बेची, डन। तो 9 महीने की डिप्शन हमने वो निकालनी थी। पेरेंट ने खुद खरीदी थी 2 साल पहले, तो पेरेंट कितने साल डेप्रिशिएट कर चुका, 2 साल। 26 डिवाइड बाय 10 ज़रब 2, ये कम डिडक्शन आ गई और बुक वैल्यू हमने निकाल ली। एक नई लाइन थी इस सवाल में, हाउएवर नो पेमेंट हैज येट बीन मेड बाय अस। इसका इंपैक्ट पोस्ट करवाएं। 24 रुपए एक की किताबों से निकाल दें। आपको याद नहीं रहना ये 24 रुपए, तो मैं यहां लिख दूं एडजस्टमेंट नंबर 3। मैं रोमन्स में लिख रहा हूं, उस तरह 3 लिखूंगा तो आपने कुछ और सोचने लग जाना है। और -24 एडजस्टमेंट नंबर 3। ये एडजस्टमेंट कब किया करेंगे, ये तो आज तक हमने कभी नहीं की थी। बोलें बोलें कोई लफ्ज़ बोलें। जब वो पैसे ना देना भूल जाए को बंदा, या पैसे भी देने का इरादा ही ना हो। फिक्स्ड एसेट भी तो उधार पे बिकते हैं। आपको पता है आपस की सेल का प्रॉफिट भी रिवर्स होता था, डेटर क्रेडिट भी कभी कभी रिवर्स होते थे। तो डेटर क्रेडिट भी तो रिवर्स हो सकते हैं। ये भाई बता दें मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट। सोल्ड बोलें, सोल्ड 80, अनसोल्ड 20, और अनसोल्ड का प्रॉफिट 4। और एंट्री डायरेक्ट बता दें आज आप मुझे, ये निकाल लेंगे ना खुद। एंट्री बता दें, एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। क्या लिखूं इधर, S2P वाली स्टॉक रिवर्सल, प्रॉफिट रिवर्सल, एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट -4। P&L के एंगल से कर लेंगे इस पर डिस्कस, ट्रायंगुलर अप्रोच और वो सारा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहां तक कर लेने के बाद अब आप मुझे ये बताएं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डिविडेंड को मैंने सब्सिडरी के कहां लेके जाना है। डिविडेंड के एडजस्टमेंट 3 तरीके से हम डिस्कस किया करेंगे पेपर में, वर्किंग 6 के एंगल से, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से। डिविडेंड के एडजस्टमेंट हम 3 तरीके से डिस्कस किया करेंगे। वर्किंग 6 में मैंने आपको करवा दिया जो करवाना था। बैलेंस शीट के एंगल से इस एडजस्टमेंट को पढ़ें। एस पेड, क्वेश्चन 12 का 5वां सिनेरियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है,
रिलैक्स हो जाएं, बैलेंस शीट के एंगल से क्या करें, कुछ भी नहीं, बड़ा बड़ा करके लिखें। ये क्वेश्चन 12 का कौन सा सिनेरियो है? 5वां। अब क्या करूं मैं? शुक्र करें, वेल डन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस इतना सा लफ्ज पढ़ लें, आगे शक ना पड़े। एस पेड। तो आपको याद है क्वेश्चन 12 के 5 में पेड को कुछ भी नहीं करते थे। आपस के रिसीवेबल पेबल कैंसिल ना कर दूं, पेड है ना, तो फिर रिसीव हो गया बस। तो 12 का 5 रिवाइज कर लीजिएगा अगर ये चीज भूल रही है। सर आपको कैसे पता चला 12 का 5? एस पेड। चलें जी, इन्वेस्टमेंट्स। सारों से मैं सवाल पूछ रहा हूं आज, इधर लिखूं 190 या 190 इधर लिख के उधर ले जाऊं? इधर तो ना लिखूं 190, वो तो कोई तुक नहीं है। उधर लिख के उधर ले जाए नहीं, इधर लिख के उधर ले जाए। कितना? 190। टोटल कराएंगे। ओ बोलो 895। एनसीआई किस पे रखें? प्रोपोर्शनेट पे रखें। प्रोपोर्शनेट पे। खाने को नहीं कुछ मंगवाया जाता, कुछ बच्चों का रोजा है क्लास में, तो आप उनकी जज्बात से ना खेलो। कैश दे दो। एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे 895 इंटू 358। वर्किंग नंबर गुड्डी विली नेगेटिव आ गई है, सीआरई में डाल दें। अदर इनकम है ना, खुशी है। नहीं नहीं, देखो जब नेगेटिव गुडविल है तो ये नहीं सोचना कि एनसीए प्रोपोर्शनेट पे या फेयर वैल्यू पे, अच्छा गुडविल अदर इनकम में लेके जानी बस। जी बताएं भाई, इधर आ रही है सीआरई अदर इनकम 347। एक मिनट हाँ अब बोलो। बस एक बहस है लंबी, वो करने की जरूरत नहीं है। चाहे एनसीए प्रोपोर्शनेट पे है चाहे एनसीए फेयर वैल्यू पे है, हमेशा नेगेटिव गुडविल को आप सीआरई में ले जाएं। इस सवाल में नहीं लिखा हुआ तो हम फेयर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, मजबूरन प्रोपोर्शनेट पे करेंगे। कर ही नहीं सकते ना, और कुछ करें क्या? अच्छा पता चीज हर बात मेरे से ना कंफर्म करा कर आगे चलना होता है थोड़ी। वो ठीक है, कोई मसला नहीं, सवाल ही नहीं रहना मुकदा पूरी क्लास पे, लगे रहो। अच्छा जी, एसआरई की तो आ गई। हुक्का भी मर गई ऑन पे। 7.7 5.1 कैरी डाउन। अभी कुर्बानी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला कब का सही आया और कब। मैं इतना मगन था सवाल में। अच्छा खाना भी खा भी लिया आप लोगों ने? ओहो, आई वॉज सो बिजी। 11 11 363.1। हाँ हाँ है, कौन है?
दानिश आप होते थे तो कैलकुलेशन करवाए नहीं, आप भी नहीं करवाते थे जी। 1278.9। करंट एसेट्स 10। ओ ये ठहर जाओ ना, कैलकुलेटर पुराना हो गया तो छड्डो यार उन्होंने तुसी 10। डबल 15। पता नहीं टेली हुई है, जबरदस्ती कराई है बेटा, हो गई। बेटा तुम तो 2 दिन पहले आ जाया करते थे ईद से। जी अम्मी को इस दफा असल में ना मैं सीरियस हो गया हूँ। बेटा तय खाने में तुम्हारे लिए कमरा बनाया है जी। 10 109 23 और नीचे 2368.9। पता नहीं कोई बच्चे होते हैं शायद वो चले गए हैं जो कैलकुलेशन चेक करते रहते थे। People are missing you। चलें जी, P&L सेल अब क्या करना है हमने, तड़ 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 देखिएगा जरा, रेडी, चलो एक एक करके करने हैं, जल्दी करने हैं। तड़ तड़ you got late। सेल 500 प्लस मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेल में कुछ चीजें प्लस माइनस करनी है तो जगह हो उसके लिए। 240 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन अच्छा जी जी। P&L में क्या बैलेंस शीट टैली होगी ना, अब P&L की फिगर्स उठानी है, कोई मसला क्लास के बाद पूछ लो, बस P&L की फिगर्स उठानी है। टैली ना हो तो फिर भी आगे चलो, उससे क्या फर्क पड़ता है, P&L के मार्क्स तो लो ना। अच्छा जी, कितनी फिगर्स हमने पोस्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 वाली जीरो थी एक, तो भाई 7 बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली छोड़े थे। 7 वर्किंग 5 खोलनी है भाई, वर्किंग 5। किस का प्रॉफिट किस को बांटने के लिए वर्किंग खोली जाती है, एस का प्रॉफिट एनसीआई को बांटने के लिए जी। एस का प्रॉफिट 180, ओके।
खड़े जी लाल, छुरी चलाएं। कहां से चलाना शुरू करें? सेल से। किसके? सब्सिडरी के। सिर्फ सब्सिडरी के कितने प्रॉफिट्स हमारे हैं बोलें? 11/12। 11/12 और 11/12 और 11/12 और 11/12 और 11/12। यहां पे चलाना भूल जाते हैं लोग छुरियां। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसने बहुत जल्दी जिंदगी देख ली है करीब से। अच्छा जी, अब फिगरें निकली पड़ी हैं, सिर्फ पोस्ट करनी है। पॉइंट 1 तो 10 रुपये एसेट और लाइबिलिटी में से कैंसिल होने थे, तो इसको छोड़े। एसेट और लाइबिलिटी में से 10 रुपये कैंसिल हो गए। ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। इस एडजस्टमेंट को P&L में तसल्ली से आंखें फाड़ के देखना है। वर्किंग 1 टाइप चीज, प्लीज आंखें फाड़ें। वर्किंग 1 टाइप चीज, प्लीज ऊपर देखें। बैलेंस शीट टाइप चीज, वर्किंग 1 टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप चीज। वर्किंग 1 टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप चीज, वर्किंग 1 टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप चीज। खर्चे कम कर दो, बोलें खर्चे कम कर दो। एसेट का नाम पढ़ना पड़ेगा। बिल्डिंग, बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ एडमिन में डाल दें। बिल्डिंग के साथ फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ, फिर कॉस्ट ऑफ सेल में जाती। डेप्रिसिएशन कम कराएं किसी तरह। डेप्रिसिएशन कम, कम प्लस या माइनस, होंठ लाएं। डेप्रिसिएशन कम कराएं, प्लस या माइनस? माइनस। डेप्रिसिएशन माइनस 1.8। और अगर डेप्रिसिएशन डेबिट होती तो प्लस। लेकिन प्लीज इधर भी सोचना, डेप्रिसिएशन कम होने से एस का प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कम होने से एस का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इज इट सो? तो एसआरई टाइप चीजें आपको पता है कहां डालनी होती हैं? एस प्रॉफिट में। डेप्रिसिएशन कम होने से एस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कल वो हैंड रिटन पेज 7 के साथ मैंने एक सफ़ा बनाया था, वो कोई बनाने की ट्राई की थी खुद किसी ने, वही तो बनाने की ट्राई कर लीजिएगा ताकि ये एडजस्टमेंट्स पक्की हो जाएं। चलें, लॉजिक भूल जाती है, सादा सी बात याद रह जाती है, सॉरी वो रटा रोटा भूल जाता है, लॉजिक याद रह जाती है कि डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट्स आरई भी बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो इधर भी मेरे ख्याल से इसी साइड पे शो की हुई है 1.8, इधर भी 1.8 इधर शो करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है? मैं बताऊंगा। सर बताएं। वर्किंग 1 टाइप चीज़, बैलेंस शीट टाइप चीज़, वर्किंग 1 टाइप चीज़, बैलेंस शीट टाइप चीज़, बैलेंस शीट टाइप चीज़। डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन कम होने से अर्निंग या प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्लस। अगली एडजस्टमेंट, यार एक एरर है वो सही कर लें फिर आगे चलते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल गलती से सेल में गया हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल सेल में गया हुआ है। गेन ऑन डिस्पोजल बताएं कितने? गेन ऑन डिस्पोजल ये कहां गया हुआ है? सेल में गया हुआ है। वैसे जाता कहां है? अदर इनकम में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर सही करवाने लगा हूं। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट रेड मार्कर से कर दूंगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही कराने लगा हूं। जैसे ये 10 रुपए वाली मैंने कराने की कोशिश की थी,
आप बताएं गेन्स कहां पड़े होते हैं, सोच के बताएं गेन्स कहां पड़े होते हैं, अदर इनकम में। कहां पड़ा हुआ है, सेल में। जरा सेल से निकालें कितना, माइनस, और कहां डाल लें, अदर इनकम में। व्हाट इज दिस, करेक्शन ऑफ एरर, अकाउंटेंट ने जो गलती की है। हाईलाइटर है आपके पास, फिर ऐसा करें ये वाला 3.2 और ये वाला 3.2 हाईलाइट करके हाइलाइटर से ऊपर लिख लें कि ये एरर सही की है हमने, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं की। स्टार लगाए कर दें, हाइलाइटर नहीं है तो वो तो फिर करना हो तो 1000 तरीके, ना करना हो तो, आना हो तो क्लास में 1000 तरीके, ना आना हो तो फिर 1000। नहीं बहाने रहने तो, कुछ लोग जेन्युइन भी वजह होगी। कोई ऐसा बच्चा पूरे कॉलेज में ढूंढ के देना जो कि पंजाब का हो और घर ना गया हो। दूर वाले तो कुर्बानी कर लेते हैं, 3-4 दिन आगे। आप कब जा रहे हो घर, घर वाले इधर आ गए हैं, पीछे का रह गया। बकरा लेके आए हैं रे। अच्छा तो इस लाइन को पढ़कर बताएं कोई कंसोलिडेशन टाइप एडजस्टमेंट है या अकाउंटेंट ने एरर की हुई है। गेन ऑन डिस्पोजल बता दें वैसे कितना है, गेन ऑन डिस्पोजल वाज गलती से रिकॉर्डेड इन सेल, तो सेल में पड़ा हुआ है तो गेन को क्या करें, सेल से निकाल कर अदर इनकम में ले आए। अब P&L वाली एडजस्टमेंट जो है वो हमारी होती है, वो कल मैंने आपको बताया था अलग अलग करके कर दें। ये किसी को याद है कल वाली, क्या करना है बोलें। गेन उल्टाने की एंट्री P&L के एंगल से सोचें, लॉजिक पे। गेन उल्टाने की एंट्री अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, क्योंकि तो ऑब्वियसली दूसरा इफेक्ट पीपी पे जाना है। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री सोच के बताएं। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी क्योंकि मशीन का लॉस लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है मशीन, हाँ मशीन, मशीन फैक्ट्री में पड़ी होती है, मशीन एडमिन में यूज नहीं होती। बताएं जी, गेन उल्टाने की एंट्री 3.2 और डेप्रिसिएशन उल्टाने की एंट्री 0.3। बिल्डिंग के साथ लिखा होगा फैक्ट्री, वरना अज्यूम नहीं करेंगे। अच्छा जी, बिल्डिंग तो एडमिन की भी होती हैं। मुझे बता दें दोनों में से मैंने पोस्ट क्या करना है, सिर्फ P&L में ये वाला और ये वाला। P&L टाइप चीज ऐसे रख के हाथ लाएं, P&L टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप चीज, अदर इनकम कम करते हैं, वही जो अभी अभी अपने आपस की रिकॉर्ड किया है, इसको निकालें यहां से। भाईजान ये अदर इनकम आपस की है, अब ये कंसोलिडेशन की एंट्री हो रही है, अदर इनकम कम। और पता है आपको P&L सिंगल एंट्री अप्रोच से बनता है, और डेप्रिसिएशन भी कम। कम जल्दी बताएं, कम कहां जाके, कितना, डेप्रिसिएशन जब बढ़नी होगी ना तो प्लस कर दीजिएगा, जब कम होनी होगी तो माइनस। अच्छा ये CRE टाइप एडजस्टमेंट है इसलिए वर्किंग 5 में नहीं जाएगी। पेरेंट ने बेचा हुआ ना, किसने नहीं बेचा हुआ, सब्सिडरी ने तो नहीं बेचा हुआ। कल हमने कहा था जब सब्सिडरी ने बेचा होगा तब वर्किंग 5 में जाएगा। आज किसने बेचा हुआ है, पेरेंट। तो सारी जान है हैंड रिटन पेज 7। बताएं जी, अदर इनकम कम कर दें और डेप्रिसिएशन भी कम कर दें। अदर इनकम कम, डेप्रिसिएशन भी कम। अच्छा जी, डिविडेंड की एडजस्टमेंट अगर आपको याद हो कैसे पोस्ट करनी है। एस ने पे कर दिया हुआ है
एस ने क्या कर दिया हुआ है, तो पी ने फिर क्या कर लिया होगा, रिसीव। अगर एस ने पे किया हुआ है तो पी ने, पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड बताएं, पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड इंटू 60%। सुबह सुबह वाली क्लास याद है, 50 रुपए और 30 रुपए, 50 रुपए और 30 रुपए, और ये 150 रुपए और 90 रुपए। क्या करें इसका, पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड। सुबह सुबह वाली क्लास जरा याद करें, उसने रिसीव करके कहां डाल लिया होगा, अदर इनकम में। पी ने अगर ये अदर इनकम में डाल लिया है तो हम कंसोलिडेशन के वक्त रिवर्स कर देंगे। ये एडजस्टमेंट मैं पहली दफ़ा माइनस कर रहा हूँ, इसकी इंशाल्लाह ना अगली 4 क्लासों में रिवीजन होनी है, तो इसलिए इस एडजस्टमेंट को ना आपने जाते जाते परेशान नहीं होना, ओए जाते जाते ये क्या करा दिया था। तो इस एडजस्टमेंट को अगली 4 क्लासों में हमने रिवाइज करना है। बता दें जी, एस का फुल डिविडेंड 150, इसका टूटा हुआ हिस्सा हमारा कितना, 90 को हमने कहां डाल लिया होगा, अदर इनकम में। इसे अदर इनकम में से क्या कर दें, माइनस कर दें अदर इनकम में से। ये बनाया हुआ आप लोगों ने, मैंने बनवाया था अभी। क्यों माइनस करें, क्योंकि अदर इनकम में डाल लिया हुआ उसने। अगर एक ने पे किया होगा तो दूसरे ने रिसीव किया होगा, अदर इनकम में से माइनस कर दें। करवाएं माइनस, कितना, कहां से, अदर इनकम में से। स्टार डाल के लिख लें, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड है ये, स्टार डाल के इसका नाम लिख लें, घर जाके 90 ढूंढ रहे होंगे। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। एक चीज अदर इनकम में डालनी है, नेगेटिव गुडविल। नेगेटिव गुडविल कितनी है भाई, 347। अब तो हमारे पास जगह ही ना है, छोटा छोटा करके यहां लिख लेते हैं, प्लस 347 नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में। डन। क्या, कौन सी, स्टॉक वाली रहेगी, ओह स्टॉक वाली रहती है एडजस्टमेंट, ये इससे पहले थी स्टॉक वाली, वो तो बच्चों वाली एडजस्टमेंट है। ट्राइंगल अप्रोच, 80 दोनों जगह से माइनस कर दें। ये आप लोगों को डिविडेंड पे जाने से पहले ही मुझे रोकना चाहिए था, मैं रोकने लगा था लेकिन आप आगे जा रहे थे। और प्लस 4, एक मिनट, तो आपस की सेल कैंसिल हो गई और कॉस्ट ऑफ सेल, और 4 पे की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। लेकिन हिट करना है किसको, एस प्रॉफिट को। किसने बेचा, एस ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, एस ने। कितना प्रॉफिट, एट्रीब्यूटेबल टू पी और एनसीआई। कितना, कैसे निकालें, एक मिनट यार देख लें, फिर तस्वीर कहीं ले जाएंगे। 65 सेल बताएं, छोड़ें जीपी, छोड़ें छोड़ें खैर है। 0., कितना मैंने यही निकाला है, किसी और ने। ओके
1:55 पे आ जाए इंशाल्लाह। कंसोलिडेशन की थोड़ी थ्योरी करनी है और फिर उसके बाद कुछ MCQs करने हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी, पता नहीं हम कब तक बैठे, लेकिन आप लोगों को इजाज़त होगी 2:15 2:30 तक जाने की, ठीक है। और ये सवाल लिखा रहने दो, इसको भी मैं एक दफ़ा रिवाइज कराऊंगा ज़रा 1-2 मिनट लगा के। भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।